ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर 11th क्लास के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, प्यार, दुलार। और आगे अगर हम बढ़ें बच्चों तो मैं देखूंगी कि हमने जो बादल को घिरते देखा का एक लास्ट काव्यांश छूट गया था, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बादल को घिरते देखा का जो 6th काव्यांश है, हमसे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया था, तो आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन जो हमारा तरीका है उसी को अपनाते हुए एक बार फिर मैं जो है बादल को घिरते देखा का सारांश थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कविता है नागार्जुन जी द्वारा रचित है। और इसमें बच्चों बादल को घिरते देखा में अगर हम देखें तो नागार्जुन जी ने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली चोटियाँ हैं, घाटियाँ हैं, झरने हैं, देवदारों के जंगल और साथ में किन्नर और किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। किन्नर किन्नरियाँ बच्चों कहीं ना कहीं में किन्नर किन्नरियों की अगर हम बात करें, थोड़ा स्पष्टीकरण यहाँ पर आवश्यक है। तो अगर हम देखें तो आपने कई बार देखा होगा जब आपके यहाँ शादी का माहौल हो, विवाह आदि का कोई ऐसा जश्न मनाया जा रहा हो, किसी के यहाँ अगर कोई पुत्र जन्म ले, तो एक प्रजाति है जो ना स्त्रियों में काउंट होती है, ना पुरुषों में, ना महिलाओं में, ना हम उनको दोनों में से किसी में भी काउंट नहीं करते हैं। ये एक अपनी किस्म की जाति होती है जो उन्मुक्त होती है, कला प्रेमी मानी जाती है, नृत्य के लिए जानी जाती है। और हमारे सभी जो खुशी के पल होते हैं उनमें वो हमारी खुशी को बढ़ाने के लिए अवश्य ही आते हैं और अपने शगुन के रूप में जो भी हमारे पास से दिया जाता है उसको सहर्ष, कई बार कुछ और आनाकानी भी करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनका आना शुभ मानते हैं। ऐसा मैंने सुना भी है, जाना भी है और अपने अनुभव से सीखा भी है। तो ये तो बात हुई किन्नर और किन्नरियों की। पर्टिकुलर जो ये पैराग्राफ है, जो ये काव्यांश जो आज हम पढ़ेंगे, इसमें किन्नर और किन्नरियों के जीवन यापन का एक बड़ा ही सुंदर सजीव चित्रण आपके सामने आएगा, जिसको आप देखेंगे और एंजॉय करेंगे। कविता में बच्चों पूरी कविता की मैं बात करूं, आपका यहाँ पर जानना आवश्यक है। मैं अगर बात कर लूँ तो इसमें हिमालय के पर्वत की चोटियाँ हैं, जहाँ पर उमड़ते उमड़ते जो घुमड़ते बादल यहाँ पर उनको घेरे हुए हैं। मान सरोवर में कमलों पर मोतियों के समान गिरती हुई बूंदों का बड़ा मनोहारी चित्रण है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। गर्मी और उमस से बचने के लिए दूर दराज से हंस आकर झीलों पर तैरते हैं। सुनहरी धूप में सरोवर की काई के रंग की घास पर किलोल करते हुए चकवा चकवी और दुर्गम बर्फीली घाटी में स्वयं की नाभि से आने वाली गंध को खोजते कस्तूरी मृग, और उनका जो वर्णन है मन को हर लेता है, मोहित भी कर लेता है। बड़ा मनोहारी चित्रण नागार्जुन जी ने यहाँ पर कविता के माध्यम से किया है। पर्वतों पर आने वाले तूफान और बड़े बड़े बादलों के टुकड़े जो गरज कर आपस में टकराते हैं, देवदारू के वनों में लाल सफ़ेद भोज पत्रों से बनी कुटियों में मृग की छाल पर बैठे किन्नर और किन्नरियों के विभिन्न प्रकार के फूलों से स्वयं को सजाना और मदिरा के नशे में मस्त होकर बांसुरी बजाना यहाँ का विशेष आकर्षण इस काव्यांश का है। राइट ना? तो आगे बढ़ें, अपनी बात करें, अपने पैराग्राफ की ओर रुख करें। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना है, ऑब्वियस काव्य पाठ करना है। काव्य पाठ करके फिर हम कठिन शब्दों की ओर रुख करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि इनका सरल रूपांतरण आपके लिए कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ा सा कठिन शब्दों को इजी रूप में देख लेना तो हमारे लिए पूरा काव्यांश इजी हो जाता है। और अगर आप मस्तिष्क में एक बार इसको बिठा लें, अगर ये काव्यांश जैसे आता है एग्जाम में, नो डाउट आना ही है, कोई ना कोई काव्यांश तो आपको मिलेगा ही। वो आप उसमें आपको संदर्भ कर लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है, उसके बाद विशेष लिखना है और फिर उसका कला पक्ष और भाव पक्ष भी लिखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इसका काव्य पाठ। तो चलिए अपनी अपनी बुक्स में जो 6 काव्यांश है, 6ठा काव्यांश है, इस पर दृष्टि डालेंगे, इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शत शत निर्झन निर्झणिकल
मुखरित देव दारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंखसरी के सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणिखंजित कला में, पान पात्र द्रक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पालथी मारे मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोहर उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो बच्चों शुरू करते हैं, रुख करते हैं इसके कठिन शब्दों पर, बात करते हैं कठिन शब्दों की। तो चलिए अपनी अपनी पेन को कॉपी अपनी बुक पर रख लीजिए, अंडरलाइन जैसे मैं कर रही हूँ करते जाएंगे और उसके ऊपर उसका सरल रूपांतरण एक पेंसिल से लिखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। शत शत सैकड़ों, निर्झन निर्झनी नदी, कलकल ध्वनि, मुखरित बच्चों ध्वनि करते हुए, और देवदारू, देवदारू एक वृक्ष होता है बच्चों, उसके विषय में यहाँ पर बताया। कानन मीन्स होता है जंगल। इसके बाद शोणित मीन है लाल, धवल सफेद, उसके बाद है कुंतल केश बच्चों। इंद्रनील, इंद्रनील का मतलब होता है बच्चों नीले रंग का कीमती पत्थर। शायद हम अगर अपनी भाषा में बात करें तो माणिक कहा जाएगा, नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अपने आप को सही नहीं मान रही हूँ। तो नीलमणि एक पत्थर, नीलम में भी, नीलम को भी हम कह सकते हैं, नो डाउट, यस। तो आगे देखते हैं फिर। इंद्रनील हमने देख लिया है, इंद्रनील का मतलब होता है नीले रंगों के कीमती पत्थर। सुघड़, सुघड़ है यहाँ पर, सुघड़ मीन्स होता है बच्चों सुंदर आकार वाले। कहते हैं ना घर पे बड़ी सुघड़ महिला है, बड़ा सुघड़ तरीके से काम को करती है। तो सुघड़ मीन जो हम किसी काम को बड़े ही सलीके से करें वो सुघड़ माना जाता है, राइट ना। तो आगे बढ़े। कुवलय, कुवलय मीन्स, ये देखिए यहाँ पर मुझसे गलती से अंडरलाइन हो गया और ये शब्द छिप भी गया है कहीं ना कहीं, नीलकमल। और शतदल की बात करें, शतदल मीन्स होता है बच्चों कमल, और उसका रजत, रजत रचित, इसका मीन्स होता है बच्चों चांदी से बना हुआ। अब आगे बढ़े। मणिखंचित, मणिखंचित मीन होता है बच्चों मणियों से जड़ा हुआ। नेक्स्ट है पान पात्र, मदिरा का पात्र। आमतौर पे तो सुराही, बेसिकली अगर हम बात करें तो सुराही को हम पान पात्र बोलते हैं। इसके बाद है बच्चों द्राक्षासव। द्राक्षासव मीन होता है बच्चों अंगूरों से बनी हुई सुरा। प्राचीन समय में जो राजा महाराजा बच्चों हुआ करते थे वो अंगूरों से बनी हुई मदिरा का ही पान किया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में इसकी जगह न जाने कितनी चीज़ों ने ले ली है। तो उस समय वो जो मदिरा होती थी वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं देती थी, उसको हानि नहीं पहुंचाती थी। लेकिन आजकल तो आप जानते ही हैं, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं कि आजकल की मदिरा ने क्या हाल कर रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। लोहित, लोहित मीन होता है लाल, और त्रिपदी, त्रिपाई, त्रिपदी एक स्टूल होता है बच्चों। आजकल तो हमारे घर में जो स्टूल है आपने देखे होंगे, चार उनमें टांगे लगी हुई होती हैं। टांगे मीन्स उनके चार पैर होते हैं, है ना। लेकिन जो त्रिपदी होती है बच्चों, उस समय में, प्राचीन समय में, हाँ मेरे घर पर भी, मैंने भी अपनी दादी के घर देखा था उसको, 3 पैरों पर बनी हुई जो स्टूल होते हैं उनको हम त्रिपदी बोलते हैं, जिनके 3 पैर हों, राइट ना। तो हमने इसको त्रिपदी बोला है। तो यहाँ पर जो कवि ने चित्रण किया उस त्रिपदी का किया है। तो प्राचीन समय में उसी का चलन हुआ करता था। एक भूली बिसरी सी याद मेरे मस्तिष्क में भी कौंधती है, मैंने भी शायद बचपन में अपने घर पे वो देखी थी। तो त्रिपदी हम उसको बोलते हैं। निदाग की बात, निदाग, निदाग भी होता है बच्चों जिस पे दाग ना हो। कहते हैं ना उसका चेहरा निदाग है। कई बार सीता, माँ सीता के रूप का चित्रण मैंने देखा है, पढ़ा है, तो निदाग शब्द का वहाँ पर बार बार प्रयोग होता था कि माँ सीता का जो सौंदर्य है बड़ा खूबसूरत है। तो निदाग शब्द का मतलब होता है दाग रहित। अब आता है मदिरारूढ़ आँखें। बच्चों जब जो मदिरा पीने से बहुत ज़्यादा लाल हो गई हों, ठीक। उसके बाद है उन्मद। उन्मद भी होता है बच्चों नशीला।
और किन्नर जिसकी हम बात करेंगे, किन्नर किन्नरियों वही प्रजाति जिसके विषय में मैं अभी आपसे बात कर रही थी। ना वो महिला है ना वो पुरुष है, एक बीच की जाति है जो कला प्रेमी होती है। राइट। तो चलिए काव्य पाठ शुरू करते हैं, उसका अर्थ बताने का प्रयास करूंगी। नज़रें आपकी बुक पर हो जानी चाहिए, यहीं पर रखिएगा, कहीं जाइएगा मत। चलिए। शत शत निर्जन निर्झणिकल मुखरित देवदारू कानन में चूर्णित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। यानी कवि कहता है कि सैकड़ों छोटे बड़े झरनों की कलकल निनाद से शब्द युक्त देवदारू वृक्षों के वन प्रदेश में श्वेत व लाल भोज पत्रों से अपनी कुटिया बनाई हुई है। यानी यहाँ पर किन्नरों ने, जहाँ पर नदी बह रही है, देवदार के कई सौ वृक्ष, सैकड़ों वृक्ष लगे हुए हैं, वहाँ पर जो है किन्नरों ने लाल सफ़ेद भोजपत्रों से अपनी कुटिया को बनाया हुआ है। रंग बिरंगे और सुगंधित छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित, और किन्नरों ने, सॉरी मैं यहाँ गलत बोल गई हूँ, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। और किन्नरियों ने, जो महिलाएं हैं, किन्नरी हैं, उन्होंने अपने बालों को सुंदर सुंदर लाल रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से सजाया है। आगे देखें तो इंद्रनील की माला डालें शंख सरी के सुगढ़ गलों में, और उन्होंने अपने गलों में नीलम की मालाएं पहन रखी हैं। उनकी गर्दन शंख के समान लंबी व सुंदर है। शंख के समान जो सुंदर गर्दन है, उनको हम जो है, उनकी जो उपमा जो है बच्चों, हम शंख से करते हैं। और हमारे ज़माने में यहाँ पर हमारे दादा नानी सुराही से भी गर्दन की तुलना करते हैं कि बड़ी सुराहीदार गर्दन है। लंबी गर्दन को जो है सुंदरता का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पर जो है किन्नरियों का जो सौंदर्य वर्णन किया गया है, ये बताया है कवि ने कि जो उनकी लंबी लंबी जो गर्दनें हैं ना, उनमें नीले पत्थर की बनी हुई मालाएं उन्होंने पहन रखी हैं। उसके बाद अगर हम देखें, कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में, और उन्होंने अपने कानों में नील कमल को लटका रखा है। और 100 पंखुड़ियों वाले जो कमल हैं, लाल कमल हैं, उन्होंने अपनी चोटी पर सजाए हुए हैं। रजत रचित मणिखंडित कला में उन्होंने जो है अपने चोटी में लाल कमलों को सजाया हुआ है। आगे वो एक्सप्लेन करते हैं कि चंदन की लकड़ी से बनी, यहाँ पर देखिए, लोहित चंदन की त्रिपदी पर पान पात्र दाक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने। देखिए पहले उन्होंने तीसरी लाइन का पहले उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसा होता है बच्चों। तो अब पूरा काव्य का अगर हम अर्थ निकालें तो ये है कि चंदन की लकड़ी से बनी हुई तिपाई पर उनके समक्ष चांदी से बने मणियों से जड़े हुए सुंदर सुरा पात्र यानी मदिरा के पात्र रखे हुए हैं। और नरम निदाग बाल कस्तूरी लोहित चंदन की त्रिपदी पर, ये जो है मदिरा के जो पात्र उन्होंने वहाँ पर, इसमें जो अंगूरों से बनी हुई मदिरा, मैंने अभी चित्रण किया था, बताया था आपको कि अंगूरों से बनी हुई मदिरा भरी हुई है। और नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालथी मारे मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, और उन्होंने सुरा को ज़्यादा पी लिया है, मदिरा ज़्यादा पी ली है। और वो जो सभी किन्नर किन्नरियाँ हैं, कस्तूरी मृग की खाल पर बैठे हुए आसन पर उन्होंने पालथी मार के वो बैठे हुए हैं और सुरापान का आनंद ले रहे हैं। फिर आगे वो बताते हैं कि मदिरारुण आँखों वाले उन, और अत्यधिक सुरापान करने के कारण उनकी आँखें लाल हो गई हैं। और ये सभी अपनी मृदुल कोमल अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी वो हिमालय क्षेत्र के वनों में किन्नर और किन्नरियों को मस्ती और जोश से भरे हुए तथा ऊपर से बादल को भी घिरते हुए देखा है। कवि क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो उनकी आंखें मदिरा पीते पीते लाल हो गई हैं, लेकिन वो जो है इसके बाद भी मस्ती में झूम रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, और ऊपर से बादल भी घिराए हैं। तो एक प्रकृति का एक सौंदर्य का चित्रण इसमें कवि ने हमारे समक्ष करने का प्रयास किया है। विशेष की ओर रुख करें, विशेष पर प्रकाश डालें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किन्नर नर नारियों का सुंदर साज सज्जा का विलासितापूर्ण जीवन का यहाँ पर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। और संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग है, आपने देख ही लिया है, बड़े कठिन शब्द आ रखे हैं। और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार देखिए कहाँ कहाँ पर है। शत शत में पुनरुक्ति प्रकाश है, मृदुल मनोरम में अनुप्रास है, निर्झन निर्झणी में भी अनुप्रास ही है।
काव्य सौंदर्य की ओर अगर हम दृष्टि डालें तो देखेंगे, भाव पक्ष की ओर रुख करें तो इंद्रियों पर आधारित 5 बिंबों का चित्रण हुआ है। मैं बताऊंगी आपको कैसे हुआ है। किन्नर किन्नरियों का देव योनि की जो जाति मानी जाती है उसकी विलास लीला का यहाँ पर चित्रण किया है। कला पक्ष की ओर बात करें तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है और चित्रात्मक शैली यहाँ पर बच्चों है। तो इसको एक बार पढ़ेंगे, ना समझ में आए तो कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि मैडम हमें समझ नहीं आया या अच्छे से समझ में आया है।